हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो फुल्ली डिपेंड था रेलवे ओरिएंटेड एग्जाम 2020 पर। और आज जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, सिलेक्ट करके लाया हूं, वो भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, रेलवे के ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए परीक्षाओं यानी कि चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आप ऐसा फील करेंगे कि वास्तव में जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर्स में क्या जाने कितनी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और निश्चित रूप से प्रश्न यही आपकी परीक्षा 2020 यानी कि रेलवे एनटीपीसी सीबीडीटी 1 ग्रुप सी एंड डी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब जुड़े रहेंगे, सेशन का मजा लेते रहेंगे और अन्य साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपके लाइक, कमेंट, व्यूज हमें मिलते रहते हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ अच्छा करने का या और अधिक मेहनत करने की जो एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है वो वास्तव में बहुत ही गुड फील कराती है। तो दोस्तों, बने रहिए सेशन में। आज का सेशन भी डिपेंड करता है एग्जाम एनटीपीसी रेलवे 2020 पर। तो आते हैं, आज जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं थोड़ा सा नजर डालते हैं। वास्तव में मजा आ जाएगा आज के सेशन में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया वनस्पतियों में जीवन होता है, कहा था किसने? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वनस्पतियों में जीवन होता है, किसने कहा था? लाइफ इज अकोर इन फ्लोरा सेट 2। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पहला ऑप्शन है जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वर्गीस कुरियन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एमएस स्वामीनाथन। और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि आपका आंसर सही क्या है इनमें से। तो सेशन में बने रहिएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल का नाम जान लें, स्टडी विद जितेंद्र सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आइए लौटते हैं वापस अपने क्वेश्चन की ओर। वनस्पतियों में जीवन होता है, कहा था। इन चार ऑप्शन में से एक कोई आपका आंसर होगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में, कौन सा आपका आंसर बनेगा। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दीज। सेकंड है आपका एमएस स्वामीनाथन। थर्ड है आपका वर्गीस कुरियन। फोर्थ है आपका जेसी बोस। तो मैं लास्ट एंड से स्टार्ट करना चाहूंगा। नन ऑफ दीज, अभी फिलहाल इसको हम सेफ जोन में रखते हैं, बाकी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और आगे जैसा होता है वैसा ही सही या गलत पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने अगर नीचे से देखा जाए तो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मैं एक चर्चा करना चाहूंगा स्वामीनाथन के विषय में ही। अगर ऐसा हम कहें कि भारत लाखों गांवों का देश है या भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि से जुड़े होने के बावजूद अनेक वर्षों तक, कितने? अनेक वर्षों तक, यानी कि अनेकों वर्ष तक कृषि से जुड़ी हुई जनता भी भूखमरी की कगार पर जीवन व्यतीत करती रही है। कौन सी जनता? जो कृषि से जुड़ी हुई जनता है वो भी अनेकों वर्ष भूखमरी की कगार पर जीवन व्यतीत करती रही है। अब अगर हम बात करें भारतीय कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की,
तो इनके द्वारा अगर इस कृषि संबंधित अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्सिको के बीजों को, मैक्सिको जो देश है, मैक्सिको के देश से बीज मतलब समझ रहे हैं, गेहूं के, धान के, ठीक है ना, बीजों के लाने का काम किया और पंजाब में घरेलू किस्मों के जो बीज होते थे हमारे पास, यानी कि गेहूं के, धान के या और भी अन्य फसलों के, उनके साथ साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज तैयार किए इन्होंने। कैसे बीज तैयार किए? संकर बीज तैयार किए और उन्हें हरित क्रांति के माध्यम से गरीब छोटे तबके के मंझोले किसानों की खेती में उगाए जाने का काम प्रारंभ करवाया। किस क्रांति के द्वारा? हरित क्रांति के द्वारा। तो ऐसा करने के बाद देखा गया कि हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत उत्पादन जो था वो कैसा था? बढ़ा, या ज्यादा उपज वाले बीज तैयार हुए और इस क्रांति ने भारत के गरीब तबके या मंझोले तबके या बड़े किसान या किसी को भी कह सकते हैं, इस क्रांति से बड़ा बेहद फायदा पहुंचाया, यानी कि अधिक अन्न उपजाऊ होने लगा और 25 वर्षों में, 25 वर्ष बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 25 वर्षों में उत्कृष्ट उत्पादकता प्रदान की गई। किस क्रांति के द्वारा? हरित क्रांति के द्वारा। और इस हरित क्रांति को लाने वाले कौन थे? कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी। बात समझ रहे हैं? तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा जो ये क्रांति चलाई गई, कौन सी? हरित क्रांति, इसके लिए भारत सरकार ने उनको 1967 यानी कि 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद 1972 में 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इतना ही नहीं, 1989 यानी कि 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। किसको? एमएस स्वामीनाथन जी को, जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। किसकी क्रांति? हरित क्रांति। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शन के लिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपके सामने आया है, वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन के बारे में अगर कहा जाए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं और पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको अपने द्वारा डिस्कस करके बताना चाह रहा हूं कि वर्गीज कुरियन की अगर बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको? वर्गीज कुरियन की मैं बात कर रहा हूं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक या मिल्कमैन ऑफ इंडिया, क्या? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, या इस नाम से ये मशहूर हैं। कौन? वर्गीज कुरियन। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है दुग्ध उत्पादन से। किसका? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है ना? मैं लिखे दे रहा हूं, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। ठीक है ना? दुग्ध उत्पादन, जो कि ये जो मिशन था या श्वेत क्रांति थी, ये 1970 में भारत में इस ऑपरेशन की शुरुआत 1970 में हुई और ये किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से प्रसारित हुई। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से प्रसारित, जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व यानी कि पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा
डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा था? वर्गीस कुरियन के द्वारा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो सेशन में बने रहिएगा, जरूर एंजॉय कीजिएगा। और इस श्वेत फ्लड के बलबूते ही भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला, और इतना ही नहीं, आज दुग्ध उत्पादन के नाम से भारत को एक ख्याति प्राप्त हुई। तो ये काम किसने किया? वर्गीज कुरियन के द्वारा हुआ। और इन्होंने जो मुहिम चलाई, जो फ्लड चलाया, वो क्या था? दुग्ध उत्पादन, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। किसके जनक? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है। अगले ऑप्शन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला ऑप्शन है आपका जेसी बोस। जगदीश चंद्र बसु के नाम से अगर हम कहें, तो जगदीश चंद्र बसु कहा जाए या जेसी बोस कहा जाए, बात एक ही है। हुआ ये कि इन्होंने 10 मई 1991 सॉरी 10 मई 1901, ठीक है ना, 10 मई 1901 में कैस्कोग्राफ के माध्यम से, किसके द्वारा? कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ क्या होता है? जो चीज सामने आ रही है इसको पॉइंट आउट करते जाइएगा। कैस्कोग्राफ, ये कैस्कोग्राफ क्या है? कैस्कोग्राफ के माध्यम से पौधों की वृद्धि मापने का ये यंत्र होता है। इसके माध्यम से पौधों की वृद्धि मापी जाती है, कैस्कोग्राफ। ठीक, याद रखिएगा, कैस्कोग्राफ। हाँ, तो कैस्कोग्राफ के माध्यम से यह सिद्ध करके इन्होंने दिखाया कि पौधों में जीवन होता है। किसने दिखाया? जेसी बोस ने, कि पौधों में जीवन होता है। इतना ही नहीं किया, और क्या किया जानते हैं? इन्होंने क्या किया, किसी एक पौधे की जड़ को लिया और ब्रोमीन में, एक जार में ब्रोमीन लिया और उसमें किसी पौधे की जड़ को ब्रोमीन में डाल दिया, यानी कि डुबो दिया। तो हुआ क्या कि जब ऐसा हुआ, यानी कि ब्रोमीन में पौधे की जड़ को डाला गया, तो कैस्कोग्राफ पर एक चिन्ह प्रदर्शित हुआ, यानी कि एक सिंबल बना, चिन्ह बनाए। और ये चिन्ह जो है उस पौधे की धड़कन को इंडिकेट करता था। पौधे की धड़कन जैसे चलती थी, उसी भांति कैस्कोग्राफ में कंपन दिखाई देता था। आरंभ में जब उस जड़ को डाला गया ब्रोमीन में, तो एक नॉर्मल धड़कन हो रही थी उसमें, यानी कि कंपन हो रहा था। कुछ समय बाद देखा गया कि ये कंपन अनियंत्रित हो गया, अनियमित हो गया। तो ऐसा महसूस किया गया कि पौधे में जो जीवन है या जान है या सजीवता है, वो कट जाने के कारण उसमें, उसके हृदय में या उसके जड़ में जो जीव है, जीवटता है, उसमें कंपन हो रहा है, यानी कि छटपटाहट हो रही है। अंततः कुछ समय बाद फिर देखा गया कि जो कैस्कोग्राफ में जो चिन्ह दिखाई दे रहा था, यानी कि जो कंपन हो रहा था, वो धीरे धीरे शांत हो गया। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया गया कि जब तक उस जड़ में सजीवता थी, जीवटता थी, तब तक वो गति करता रहा, यानी कि कंपन करता रहा, जो कैस्कोग्राफ में हम देख रहे थे। और अंततः एक समय ऐसा आ गया कि वो कंपन अचानक से रुक गया। तो इसका मतलब है कि पौधे की मृत्यु हो चुकी है। तो इस बात से उन्होंने कैस्कोग्राफ के माध्यम से सिद्ध करके दिखाया कि पौधों में भी जीवन होता है। तो ये बात किसने कही? जेसी बोस। तो इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जेसी बोस के रूप। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो सेशन में बने रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा और हमें भी एनर्जी देते रहिएगा। इसी के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ते हैं और अधिक अच्छा कोशिश करने के प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया शॉर्ट नेम ऑफ
एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। उम्मीद करता हूं इस एग्जाम में आने वाली परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आइए है सबसे इजी क्वेश्चन है आज के सेशन का। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है आपको AIDS यानी कि एड्स। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है SAID यानी कि सैड। थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बोथ A एंड B। बोथ A एंड B यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म है। किसका है? एड्स का। एड्स का ये फुल फॉर्म है या शॉर्ट नेम कहें एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट यानी कि एड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? किसका? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। विरंजक चूर्ण द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो दूसरा नाम अगर हम कहें तो विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करके, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का। बात समझ में आ रही दोस्तों? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया भी जा सकता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Ci2 stands to CaO Ci2 प्लस H2O। ये इसका इक्वेशन है कास्टिक ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने का। आते हैं अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है CaCiO का होल ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास NH4Cl, थर्ड है आपका D2O, फोर्थ है आपका NaCl। तो इन सब में अगर मैं बात करूं लास्ट ऑप्शन से यानी कि फोर्थ ऑप्शन से अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या नमक के नाम से जानते हैं। नमक या साधारण नमक बात एक ही होती है, ठीक है ना? किसके नाम से जानते हैं? नमक के नाम से जानते हैं। तो भाई सोडियम क्लोराइड यह सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। किसका? सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक के नाम से जानते हैं और इसका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कहा जाए तो खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? सभी के यहां होता है। अगला ऑप्शन है आपके पास D2O, D2O जिसको हम हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। क्या? हैवी वाटर या इसको भारी जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी जल। ठीक है ना? भारी जल के नाम से भी जानते हैं। तो भाई भारी जल यानी कि D2O का मतलब है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही सभी के? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर यानी कि भारी जल भी इसको कहा जाता है।
तो पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है क्या? भारी जल, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि हैवी वाटर। कैसे बनता है कि पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिल करके बनता है। बात समझ में आ रही है? तो डियर, हाइड्रोजन के रूप कितने होते हैं, थोड़ा सा ये भी अगर हम डिस्कस कर लें इस पर। तो हाइड्रोजन के अगर रूप की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं, साधारण हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। साधारण हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन के ये रूप इसके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है NH4Cl। क्या है? NH4Cl, यानी कि अगर हम इसको कहें तो अमोनियम क्लोराइड। क्या कहें? अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नौसादर के भी नाम से जानते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? यानी कि NH3 प्लस HCl टेंड्स टू NH4Cl। यानी कि अगर कहा जाए कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर अभिक्रिया कराई जाए तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि नौसादर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नौसादर प्राप्त होता है। ये आपका अमोनिया है और इसमें अगर हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर आपस में अगर क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? नौसादर प्राप्त होता है, NH4Cl प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? और अगला अगर मैं बात करूं तो CaCiO का होल ट्वाइस। यही फॉर्मूला है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। जैसा कि मैंने बताया था कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है विरंजक चूर्ण का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaCiO का होल ट्वाइस। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन में बने रहिएगा, लाइक कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचते रहिएगा और हमारी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, स्क्रीन पर देखिए, नजर डालिए, आपको मिलेगा निम्न को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। आपके सामने PQRS TUVW 2 स्थान दिए गए हैं अलग अलग, जिसमें P के माध्यम से बताया गया है इलेक्ट्रॉन, Q के माध्यम से बताया गया है प्रोटॉन, R के माध्यम से न्यूट्रॉन और S के माध्यम से एटम। यानी कि अगर अब मैं कहूं इधर तत्व हैं और इधर उनके खोजकर्ता, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा कि इन तत्वों की खोज इनमें से किनके द्वारा हुई है, उनको सुमेलित करना है, यानी कि आपस में मैच कराना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, एटम की किसने की? ये ऑप्शन में 4 आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके माध्यम से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है PV QS ST RW, यानी कि ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और ये चौथा पेयर है। इसी प्रकार से अगले ऑप्शन में भी ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, या चौथा पेयर है। यानी कि पेयर में उस तत्व और खोजकर्ता दोनों को इंडिकेट किया गया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए। हमने बहुत ही छोटी कक्षाओं में पढ़ा है
एक फॉर्मूला हमें सिखाया गया था, ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, टी का मतलब होता है थॉमसन से, पी का मतलब यानी कि पा का मतलब होता है प्रोटॉन, और आर का मतलब होता है चैडविक। एन यानी कि जो ना लिखा हुआ है यानी कि एन को इंडिकेट करेगा, तो एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और एच यानी कि चा जो लिखा हुआ है एच को इंडिकेट करता है, एच का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का हो गया थॉमसन, प्रोटॉन का हो गया, सॉरी रा है, थोड़ा सा कंफ्यूज, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ पे हुआ है देखिएगा। आते पुनः वापस वहीं पर। तो P का मतलब प्रोटॉन हुआ, R का मतलब हुआ रदरफोर्ड। क्या हुआ? रदरफोर्ड। ठीक है ना। अब आते हैं, N से न्यूट्रॉन हो गया, और H यानी कि जो चा दिया हुआ इसका मतलब H से है, यानी कि इसका मतलब हो गया चैडविक, चा से चैडविक, चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है भाई वो कौन है? थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन। ऐसे दूसरा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कौन से हैं? रदरफोर्ड। ऐसे अगला है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के कौन से हैं? चैडविक। ऐसे अब बचा आपके पास एटम, तो एटम के खोजकर्ता डाल्टन। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा? पीवी। पीवी से 3 ऑप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू से 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो आर यू, तो आर यू ये मिल रहा है, एस और टी ये मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इनके इन तत्वों के खोजकर्ताओं के रूप में जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं या मेरे द्वारा जो कराए जा रहे हैं वो 100% एग्जाम में आने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर यानी कि परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो ये हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो इससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। अगला ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन दैट द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू? जिसके लिए आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 5 ऑप्शन के माध्यम से आपको बताया गया है कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो जिनकी ओर नजर अगर डालें तो पहला ऑप्शन आपके सामने आया है प्रकाश अपवर्तन, दूसरा है आपके सामने प्रकाश विवर्तन, तीसरा है प्रकाश प्रकीर्णन, और चौथा है समुद्र का पानी। प्रकाश अपवर्तन का मतलब लाइट रिफ्रैक्शन, प्रकाश विवर्तन का मतलब लाइट डिफ्रैक्शन, प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब है लाइट स्कैटरिंग, समुद्र का पानी यानी कि सी वाटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए आज सही उत्तर के रूप में सामने आया है या आप बता पाने में सक्षम है?
तो सबसे पहले ऑप्शन पर नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन जैसा कि आपके सामने है, प्रकाश का अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन। तो अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं प्रकाश अपवर्तन के बारे में, तो हालांकि मैं पिछले सेशन में किसी क्वेश्चन के माध्यम से प्रकाश अपवर्तन को, प्रकाश विवर्तन को शायद मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर यहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा शॉर्ट में। अगर मैं बात करूं प्रकाश अपवर्तन की, तो प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग पर ही विचलित हो जाना ही प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। क्या इस कारण से आकाश का रंग नीला होता है? नहीं। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश विवर्तन। तो प्रकाश विवर्तन क्या है? यदि किसी प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो हमें पर्दे पर उसकी छाया या उस प्रतिरोधी यानी कि जो अवरोधक रखा हुआ है, जो वस्तु रखी है उसकी छाया पर्दे पर स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यह अवरोधक अत्यंत छोटा हो तो उसके किनारों से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से किरणें पर्दे तक पहुंच जाती हैं। बात समझ में आ रही सभी को? तो अगर कहा जाए प्रकाश अपने सरल रेखी संचरण के माध्यम से पर्दे तक पहुंच जाता है और इस तरीके से इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला अगर मैं आगे बात करूं प्रकाश प्रकीर्णन की, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। प्रकाश रंग का जो प्रकीर्णन होता है उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका उदाहरण अगर हम कहें तो आकाश के रंग का जो नीला होना है या आकाश का जो रंग है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? अगले ऑप्शन की अगर हम बढ़ते हैं तो दिया है समुद्र का पानी। तो समुद्र के पानी के कारण आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता है। ऐसा कहना गलत है कि समुद्र के पानी के माध्यम से या समुद्र की पानी के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता, ऐसा नहीं है। सूर्य से निकलने वाली किरणें या उनके किरणों के माध्यम से जो रंग पृथ्वी तक आते हैं उनमें से एक रंग नीला भी होता है, और तो नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि अन्य रंगों की अपेक्षा। तो क्या होता है कि वो समुद्र तल तक या पानी तक वो नीले रंग का प्रभाव नहीं पहुंच पाता है और वो वापस सूर्य की ओर जाने लगता है, जिस कारण से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, या कह लीजिएगा जितना भी क्षेत्रफल उसके द्वारा या उसके माध्यम से आप देख पाते हैं वो सब नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, बने रहिएगा सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।